हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 हम लोग देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 तक हम लोगों ने समझा था इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब ये जो हमारा चैप्टर है ना, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका ये वाला जो पार्ट है, इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है, वो हम इसके जो पहले 3 पार्ट्स हम लोगों ने कवर किए, उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है उसको, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है। नाउ इसका एक जो सेकेंड वाला पार्ट है वो आता है हमारे पास में, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग स्पेसिफिकली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, इन सब के बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, डेफिनेशंस तो सारी जो है वो आपको मिलती रहेगी, लेकिन इसका मतलब क्या है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेन करके जो है डेवलप करो, ठीक है, मतलब कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो उसको एक एक जो है सस्टेनेबल मैनर में करो। इन द सेंस कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में रिसोर्सेस की कमी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा जो एक्सट्रैक्शन रेट है दैट इज वेरी हाई, और इसी के साथ साथ में जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, हम उसके लिए रिसोर्सेस को और कम करते जा रहे हैं, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि आपको जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं, आपको उन्हें इस पर्टिकुलर मैनर में यूज करना है कि वो आपके तो काम आ सके, साथ ही साथ आपकी आने वाली जनरेशन को भी काम आ सके। आपको जिस भी क्वांटिटी में रिसोर्सेज मिले हैं वो सेम क्वांटिटी जो है वो आप आगे भी पास ऑन कर पाओ, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर थोड़ा प्रीवियस चले, थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में, डिकेड्स में चले, तो पहले जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने एक अच्छे नेचर को प्रोवाइड किया था, एक अच्छे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड किया था, किसे? हमारे ऊपर वाली जनरेशन को, ठीक है। और फिर जो वो वाली जनरेशन थी बेसिकली, उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रीज और ये और वो, इन सब के थ्रू क्या किया है? इस इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया है, ठीक है, इसको डिटोरिएट कर दिया है। तो अल्टीमेटली वो जो तब था इन्वायरमेंट, तब जो पर्टिकुलर रिसोर्सेस थे वो आज नहीं है। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना वो आता है लाइमलाइट में, क्योंकि अगर हम इसी रेट से एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे और रीजनरेशन नहीं होने देंगे तो क्या होगा? आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए तो कुछ रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे, उनका सर्वाइवल कैसे होगा फिर, ठीक है। इसके लिए बोला गया है कि अब तो कम से कम हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साइड चले, जब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, रिसोर्सेज बहुत अबंडेंस में थे, तो उन्होंने उस टाइम पर जो भी चीजें की है उसका असर अब दिख रहा है, उस टाइम पर नहीं दिखा था लेकिन अब दिखने लगा है, ठीक है, और अब बहुत ही हाई रेट से दिखने लगा है और आगे आने वाली जनरेशन को ये बहुत अफेक्ट करेगा। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अप्रोच है वो सामने आता है, क्योंकि अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साइड नहीं बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली इसकी वजह से जो पूरी हमारी अर्थ है उस पर जो है ना लाइफ सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो एक मेजर फंक्शन है एनवायरनमेंट का, सस्टेन्स लाइफ वाला, वो एनवायरनमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये हो गया पूरा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, प्लस बहुत सारा इसका एक्सप्लेनेटरी भी हो गया है। अब वन बाय वन जो भी चीजें हमारे पास में, एक बार उसे रीड कर लेते हैं ताकि एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट which will allow all future generations to have a potential average quality of life that is at least as high which is being enjoyed by the current generation, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि अलाउ करेगा फ्यूचर जनरेशंस को, किस चीज के अलाउ करेगा? कि उनके पास में जो है एक पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे जो कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। करंट जनरेशन जिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहा है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर जनरेशन के पास में भी हो, ठीक है। क्योंकि
जो चीज देखते हुए आ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि पहले बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी और अब वो क्वालिटी कम होती जा रही है। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम देखें वाटर स्केर्सिटी हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, पता नहीं इन तरीके की जो है बीमारियां हो रही है, न्यू जो है चीजें आ रही है, ये सब कुछ जो है ये हमारे ही जो है ना कर्मों का फल, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इन्वायरमेंट का डिटोरिएशन शो कर रहा है, ठीक है। According to the Commission, sustainable development refers to the development that meets the need for the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, ठीक है। तो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो करंट या जो प्रेजेंट की नीड्स है उन्हें जो है मीट किया जाए, उन्हें फुलफिल किया जाए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज बिना किए, ठीक है। मतलब कि उनके साथ में उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो नीड्स को फुलफिल करने की जो एबिलिटी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। दैट इज रिसोर्सेज को हमें खत्म नहीं करना है, जितने रिसोर्सेज हमें मिले हैं उतने हमें आगे आने वाली जनरेशन को भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। The basic aim of sustainable development is to ensure that present generation should leave stock of quality of life for the next generation which is no less than what we have inherited। क्या एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इस पर्टिकुलर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को छोड़े आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो कि हमने इनहेरिट किए, मतलब कि जैसा हमने इनहेरिट किया है वैसे ही हम आगे भी जो है क्या करें, फॉरवर्ड करें, ठीक है। For economists, a development path is sustainable if the stock of overall capital assets remains constant or rises over time, ठीक है। तो एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये एक ऐसा डेवलपमेंट पाथ है जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि जो ओवरऑल कैपिटल असेट्स है वो या तो कांस्टेंट रहे आगे भी या फिर वो राइज हो, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अब इकोनॉमिस्ट है तो थोड़ा मनी माइंडेडली वर्क करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है कैपिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं, ऑल राइट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम फिर रिसोर्सेज बोल देते हैं, ठीक है। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, तो सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज to meet the needs of the present and future generations without causing damage to environment। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है, इट इज कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल यूज और रिसोर्सेस का, ठीक है। जो वेरियस रिसोर्सेज हैं उनका एक तो सभी लोग यूज कर पाए और सस्टेनेबल मैनर में यूज हो। सस्टेनेबल जब भी अब मैं वर्ड यूज करूंगी समझ जाना क्या मतलब है कि आपके नीड्स को भी फुलफिल करना और आगे आने वाली जनरेशन के नीड्स भी फुलफिल हो पाए, ठीक है। That is basically the sustainable. Meet the needs of present and future generation without causing damage to the environment. Environment को डैमेज पहुंचाए बिना हमें हमारे नीड्स को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो है एक सस्टेनेबल जो है ना डेवलपमेंट पाथ है, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम या ऑब्जेक्टिव यू कैन से। टू प्रिवेंट फ्यूचर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। What is our life support system students? Environment. Environment ही तो सस्टेन कर रहा है लाइफ को, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है तो ये जो वेरियस है हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उनको कोई भी डैमेज हमें नहीं पहुंचाना है और कोई भी फर्दर डैमेज नहीं पहुंचाना है। अभी तक पहुंचा दे वो पहुंचा दिया, लेकिन अब तो कद्र करो, अब तो मत पहुंचाओ और फर्दर डैमेज, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज जो है ये बोली जा रही है, ऑल राइट। नाउ हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे अचीव कर सकते हो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सो रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करो, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट कर लो अपने यूज को, कहां पर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साइड में, ठीक है। दैट मीन्स जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साइड जाओ, बिकॉज उनकी क्वालिटी ही क्या है कि वो रिन्यू हो सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो रिन्यू हो सकता है, ठीक है। दैट इज अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो उसमें इतनी जो है शक्ति है, कैपेबिलिटी है कि वो वापस रीजनरेट हो सकता है।
और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ में क्या केस है, आपने यूज कर लिया वो खत्म हो जाएगा, आपने जितना भी पर्टिकुलर पार्ट को यूज किया है दैट इज फिनिश, अब वो नहीं आने वाला कभी भी वापस, ठीक है। तो इसलिए जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साइड जाओ, बिकॉज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी कमी नहीं होगी अगर आपका जो एक्सट्रैक्शन और ये सब कुछ है ये अच्छे जो है ना उस पर हो रहा हो, तो एक जो है कंसिडरेबल अमाउंट पर हो रहा हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव करोगे तो फिर तो दिक्कत आनी ही है, लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा सोच समझ के करोगे तो ये चीजें नहीं होगी, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जहां पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको सब्स्टिट्यूट करो रिन्यूएबल से। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी अगर आप चेक करोगे तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा किससे होता है, कोल से, ठीक है। कोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, अगर ये खत्म हो गया तो बिजली बनना भी खत्म हो जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूट करो रिन्यूएबल से, ठीक है। इसको किससे सब्स्टिट्यूट करो, रिन्यूएबल से करो। रिन्यूएबल में कैसे, आप विंड जो है पावर्स का यूज कर सकते हो, विंड मिल्स का, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हो, आप हाइड्रो एनर्जी का यूज कर सकते हो, इन सब से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो जहां पर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो उसको सब्स्टिट्यूट करो रिन्यूएबल से, इससे आपका नेचर भी सही रहेगा और जो है आपके रिसोर्सेज खत्म भी नहीं होंगे, ठीक है। ऑल्सो जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स, वो वेरियस काइंड ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जो आपके रिन्यूएबल होते हैं वो थोड़े ग्रीन व्हील से कि ग्रीन रिसोर्सेज होते हैं या ग्रीन जो है इनका इम्पैक्ट होता है, इन दी सेंस ये जो है इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करते हैं उतना, ठीक है। So rate of depletion of non-renewable resources should not exceed the rate of creation of renewable substitutes. जिस रेट से आप non-renewable resources को डिप्लीट कर रहे हो ना उससे ज्यादा रेट से आपको रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। कि अच्छा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज हो रहा है और ये बहुत ज्यादा जो है इसका एक्सट्रैक्शन रेट भी चल रहा है, तो उसकी जगह पर एक उसका जो है रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट ढूंढो कि कैसे जो है इसको हम रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट से क्या कर सकते हैं या रिन्यूएबल रिसोर्स से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो रही है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ताजमहल का जो मार्बल है वो पोल्यूशन की वजह से येलोइश होता जा रहा है, ठीक है। दैट वाज व्हाइट, अब वो येलोइश हो रहा है और धीरे धीरे जो है अगर यही चीज चलती रही तो वो येलो से ऑरेंजिश, रेडिश, ब्राउन और ब्लैक सब हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है कि वो आपने क्या है एक पूरा जो हेरिटेज है उसको डिस्ट्रॉय किया है। अब वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, उस चीज को आप देख सकते हो। अब आपकी बॉडी के अंदर कितना नुकसान हो रहा है वो आप देख नहीं सकते हो, आप चेक नहीं कर सकते हो। जो वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर कितना नुकसान हो रहा है वो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बट जब जो चीज देख सकते हैं उससे हम एनालाइज तो कर सकते हैं कि अगर हम भी ऐसे ही रहे, मतलब डेली जो है इतने ही पोल्यूशन में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर कितना इंपैक्ट हो रहा होगा, हमारे खाने पर, हमारे हर एक चीज पर कितना इंपैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है या इन्वायरमेंट की जो एबिलिटी है ना वो एनहेंस हो सके, इन्वायरमेंट का जो डिटोरिएशन है ना वो थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। So pollution emissions should be limited to the absorption capacity of the environment. देन कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये भी एक मेजर चीज है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको कंट्रोल करो। देखो थोड़ी जो मतलब लास्ट वाला हमारा पार्ट था उसमें ही हमने देखा था कि इंडिया के पास में कितना जो है लैंड एरिया है और कितना % ऑफ पॉपुलेशन है। तो हमारे पास में पॉपुलेशन बहुत है और रिसोर्सेस क्या हो गए उसके कंपैरिजन में कम हो गए। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है स्टूडेंट्स तो रिसोर्सेस की जो डिमांड है वो भी एनहांस होती है और फिर जो है हमारा ओवर एक्सट्रैक्शन होने लगता है रिसोर्सेस का, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि रिसोर्सेस जो है वो कम ना हो, उनकी स्केर्सिटी ना हो, प्लस ओवर एक्सट्रैक्शन ना हो किसी भी रिसोर्स का, ठीक है। So the growth of human population should be controlled to a level which is within the carrying capacity of the environment, ठीक है, environment की carrying capacity के अंदर हो, ठीक है। Then strategies for sustainable development, कैसे जो है sustainable development को अचीव किया जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जा सकता है। तो स्ट्रैटेजीज देखिए तो यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है,
ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको आपको यूज करने के लिए कॉस्ट नहीं लग रहा है, जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज करने के लिए कॉस्ट नहीं लगता ना। आप अगर सन से, सन की जो लाइट्स है, जो रेज है, उससे अगर आप सोलार एनर्जी बनाना चाहो तो आपका कॉस्ट नहीं लग रहा। अब ये मत बोलना कि मैम उसको जो है सेटअप करने का कॉस्ट लगेगा, ये वो, ठीक है, तो ठीक है वो चीजें वी आर एक्सेप्टिंग, अब वो थोड़ा बहुत तो फिर जो है उसके लिए लगता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल इज बेसिकली व्हाट, कि अगर आपने वो सन रेज को यूज भी कर लिया है तो दूसरे के लिए वो कम नहीं हुआ है, ठीक है। आप विंड एनर्जी को यूज कर लो, तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, या फिर मैं इसको बोलूं कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉट ओनली एनर्जी बट इसके अपार्ट जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर जो है हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए और उनका यूसेज जो है वो हमारे पास में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। So India is hugely dependent on thermal and hydropower plants to meet its power needs, but both these sources have adverse environmental impact, ठीक है। Both these sources have adverse environmental impact, ठीक है। किनका? थर्मल प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इनका जो है एडवर्स इंपैक्ट होता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स का तो फिर भी कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स जो है उनका बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट पर। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक wind energy, wind of energy power and solar rays are cleaner and greener energy sources but are not being explored on large scale, ठीक है। बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ऑल्दो देयर आर लाइक वेरियस प्रोविजंस जो कि बनाए जा रहे हैं ताकि इनका यूसेज जो है वो ज्यादा हो सके, लेकिन स्टिल अभी भी जो है आपके कन्वेंशनल सोर्सेज जो है उन्हें ज्यादा यूज किया जाता है। रीजन बीइंग कि अभी जो आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है स्टूडेंट्स, वो उस पर्टिकुलर जो है लेवल तक जो है यूज में आना स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। Then in the areas with high speed of wind, windmills can provide electricity without any adverse impact to on the environment. अब windmills कहाँ पर होंगे? जहां पर विंड की स्पीड हाई रहेगी। ये नहीं कि जो है ना हर कहीं पर विंड मिल लगा दिया और बोल दिया कि अच्छा अब इससे बिजली जनरेट होगी, नहीं होगी। अगर वहां पर विंड हाई होगा तो ही हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोस्टल एरियाज में विंड स्पीड हाई रहती है, ठीक है, तो वहां पर आप विंड मिल्स लगा सकते हो। बहुत ही जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है वहां पर विंड मिल जो है वो जो है इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है और इससे एनवायरमेंट पर कोई इंपैक्ट भी नहीं होगा, बुरा इंपैक्ट, ठीक है। India is naturally endowed with a large quantity of solar energy in the form of sunlight. With the help of photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity. Although their initial cost is high, but the benefits are such that the high cost gets easily absorbed. ये तो बिल्कुल नो डाउट हम बोलेंगे कि इनका इनिशियल कॉस्ट जो है ना, इनका जो कॉस्ट ऑफ स्टैब्लिशमेंट है दैट इज हाई, लेकिन ऐसा है कि वो एक टाइम वाला होता है ना कि वन टाइम जो है कॉस्ट जो आपका लग रहा है, वन टाइम एक्सपेंडिचर जो लग रहा है उस पर्टिकुलर टाइप का है कि एक बार जो है खर्चा बहुत लगेगा, लेकिन इवेंचुअली आगे आने वाले ईयर्स में या आपका जो इतना हाई कॉस्ट लगा है ना वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो पूरा जो है एक न्यूट्रल वाले लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको फिर जो है इतना कॉस्ट नहीं लगेगा जितना आपका जो है थर्मल एनर्जी को यूज करने में लगता है, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट हाई है लेकिन फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट इज वेरी बेनिफिशियल, तो करना चाहिए जो भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स का यूज करो, जैसे कि पेट्रोल की जगह पर अगर आप CFCs को यूज करोगे, ठीक है, CFCs बोल रही हूँ मैं, सॉरी, आपका जो है CNG, ठीक है, CNGs को यूज करोगे तो वो ज्यादा क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू दी पेट्रोल। ये जो है ये क्लीनर है, ये ग्लीनर है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है कम पोल्यूशन होगा, कम जो है इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट को, ठीक है। So in urban areas, use of compressed natural gas, that is CNG, is being promoted to be used. In Delhi, use of CNG in public transports has significantly lowered air pollution. In rural areas, households generally use wood, dung cake or other biomass as fuel. These fuels have several adverse implications like deforestation, reduction in green cover, wastage of cattle dung and air pollution. To overcome this problem, use of LPG and gobar gas is being promoted, ठीक है।
तो ये जो है ये आप लोग रूरल एरियाज में देखोगे कि फ्यूल के लिए इन सारी चीजों को यूज किया जाता है और इनकी वजह से वेरियस दिक्कतें होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप वुड को यूज करो या रूरल एरियाज में वुड को यूज किया जा रहा है फ्यूल के पर्पस के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन होगा, लाइक फॉरेस्ट लैंड जो है वो हम खत्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर को खत्म कर रहे हैं, उससे जो गैसेस निकलेगी वो भी हार्मफुल रहेगा। तो इससे अच्छा है कि कोई ग्रीनर फ्यूल को यूज किया जाए, जैसे कि एलपीजी जो है वो यूज हो सकता है, ठीक है। अर्बन एरियाज में सीएनजी का यूज हो सकता है और दिल्ली इसका बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। दिल्ली में जो सीएनजी यूज होता है इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत ही जो है इम्पैक्टफुल रहा है, ठीक है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइड्रल प्लांट्स। मिनी हाइड्रल प्लांट्स का क्या मतलब होता है? देखो यूजुअली जो है ना ये देखा जाता है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स वहां पर सेटअप हो सकता है जहां पर आप प्रॉपर डैम्स का कंस्ट्रक्शन करो, आपके पास में जो है बहुत जो है बिग बिग रिजर्वॉयर्स हो वाटर के। लेकिन जो मिनी हाइड्रल प्लांट्स हैं वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि कहीं पर अगर आपके पास में थोड़ा बहुत भी पानी है, ठीक है, यूजुअली होता क्या है ये जो हाइड्रल प्लांट्स हैं ये होते हैं इनमें एक यू कैन से एक मोटर टाइप का होता है, ठीक है। जब इसके ऊपर हाई वेलोसिटी से पानी गिरता है तो ये रोटेट करता है और ये जब रोटेट करता है तो फिर उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो मिनी हाइड्रल प्लांट या जो है आपके हाइड्रल प्लांट्स को सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि एक जो है पानी ऐसे कुछ गिर रहा हो, ठीक है, नीचे वाली जगह पर, जैसे आप झरना या ऐसा कुछ बोलते हो, ठीक है, फाउंटेन्स जैसे आप बोलते हो कि बहुत ही जो है हाई वेलोसिटी से जहां पर जो पानी गिरता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत भी माउंटेन है या थोड़ा बहुत भी एक हाई एल्टीट्यूड है और उसके नीचे एक लो एल्टीट्यूड है और यहां से पानी गिरकर जो है नीचे आ रहा है हाई स्पीड से, तो जस्ट जहां पर पानी गिर रहा है ना वहां पर नीचे आप क्या लगा सकते हो? आपके हाइड्रल प्लांट्स को स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अब जब उस पर बहुत ही हाई जो है ना स्पीड से पानी गिरेगा तो वो रोटेट होगा और जब वो रोटेट होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जो मिनी हाइड्रल प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा जो है ना हाई अमाउंट में तो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बना सकते हैं, लेकिन आसपास के जगहों के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो बन जाएगी। आपको बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक जगह पर आपने कहीं पर मिनी हाइड्रल प्लांट स्टैब्लिश किया है तो इसके जो सराउंडिंग एरियाज है उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया। ऐसे ही जो है अलग अलग जगहों पर आपको जो है ना मिल जाएंगे वाटर रिजर्वायर्स, ठीक है। और मिनी हाइड्रल प्लांट्स तो हम बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो है मिनी हाइड्रल प्लांट्स का यूज होना चाहिए ताकि कम से कम उस पर्टिकुलर एरिया का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर और कहीं पर जहां पर ऐसी चीजें मिल रही है वहां पर स्टैब्लिश कर दिया। तो जो दूसरे सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो ऐसी जगहों से बचाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी जो है बहुत ही इंपैक्टफुल और बहुत ही सक्सेसफुल वाली चीज रहेगी। So in mountainous regions, perpetual streams can be found almost everywhere. These streams can be used to generate electricity via turbines through mini hydrol plants, ठीक है। तो ये जो streams है जो बहुत ही हाई स्पीड से गिर रही है, ठीक है, वो यूज हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। Such power plants are more or less environment friendly and generate enough power to meet local demands. हम क्या बोल रहे हैं? लोकल डिमांड्स की बोल रहे हैं हम, पूरे जो है ना पूरा एक यूनिवर्सल डिमांड की नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ लोकल डिमांड की बोल रहे हैं कि कम से कम वहां की जो लोकल डिमांड्स है वो तो फुलफिल हो पाएंगी, ठीक है। Moreover, large scale transmission towers and cables are also not required in such plants. ऐसे प्लांट्स में बहुत ही ज्यादा जो है आपको लार्ज स्केल पर ट्रांसमिशन टावर्स या केबल्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये छोटे लेवल पर चल रहा है तो वो छोटे लेवल के हिसाब से काम करेगा, आपको जो है इतना हाई या बिग लेवल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन ट्रेडिशनल नॉलेजेस एंड प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं वैसा कुछ हमें करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर भी तो सब कुछ होता था, उस टाइम पर भी तो इनके जो नीड्स थी वो फुलफिल होती थी, उस टाइम पर भी तो जहां पर जरूरत है वहां पर प्रोडक्शन होता था। तो अगर उस टाइम पर जैसा होता था वैसा हम आज करें तो हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तब एनवायरनमेंट हमारा बहुत अच्छा था, आज हमारा एनवायरनमेंट जा चुका है। पहले ये लोग जो है वो व्हीकल्स का यूज नहीं करते थे, वो जो है वॉकिंग को प्रेफर करते थे। ठीक है, हमारी आदतें खराब हो गई, अब हम वॉक करके तो जा ही नहीं सकते, तो वी कैन यूज साइकिल्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन या शॉर्ट जो है डिस्टेंसेस। एंड जो है हम पूलिंग वाला जो कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हैं, कार पूलिंग एंड जो ऑल होता है कि अगर एक ही
की जगह पर 4 लोग जा रहे हैं तो 4 कार की जगह पर या 4 जो है पर्सनल व्हीकल की जगह पर चारों एक साथ में चले जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर लो। तो इस मैनर से जो है हम भी अगर चाहें तो इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, अगर चाहें तो। मुद्दा वही है कि चाहते ही तो नहीं है, चाहते तो कब का कितना कुछ हो चुका होता। Traditionally, Indian people have been close to their environment. All practices relating to agriculture, transport, etc. used to be environment friendly. The shift from traditional systems has caused large scale damage to the environment and to our rural heritage. ठीक है, जो हमने ट्रेडिशनल सिस्टम से शिफ्ट किया है, मॉडर्न सिस्टम्स के साइड जाए हैं, तो उसकी वजह से जो है लार्ज स्केल डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम फिर हमारे प्रोडक्शन या हमारे जो है कंजम्पशन नीड्स कैसे फुलफिल होते? हो जाते हैं अगर हम उस पर्टिकुलर मैनर में कुछ सोच कर करते हैं। तो जो रिसर्च डेवलपमेंट क्या है वो थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर लेते तो जो है इतनी दिक्कतें नहीं होती। For example, India is well known for its Ayush treatment with about 15,000 species of plants which have medicinal properties. So, however, with the advent of Western system of treatment, we ignore our traditional systems of Ayurveda, Unani, etc. These old systems are environment friendly, relatively free from side effects and not involve large scale industrial and chemical processing. ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, मेडिसिनियल प्रैक्टिसेस या प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें जो है इतना लार्ज स्केल पर केमिकल ट्रीटमेंट या जो है केमिकल प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की जरूरत नहीं थी। ये भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर आप हटा दो तो आपका जो है एक काफी जो है सब्सटैंशियल अमाउंट में देख सकते हैं कि पोल्यूशन एंड ऑल जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो है ट्रेडिशनल मेथड्स पर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। Then use of biocompost. Biocompost is what basically हम लोग आज की डेट में मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड जिनको यूज कर रहे हैं इसको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? बायोकंपोस्ट का यूज करो। पहले भी तो सब कुछ होता था, अभी भी हो सकता है, राइट? आप जो है लाइक जो बायो जहां पर भी टर्म जाए ना उसका मतलब समझ लेना ये क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है बायो कंपोस्ट का यूज करो, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड जो उन्हें ना यूज करके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है उन्हें यूज करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका इन्वायरमेंट बच सकेगा उससे। ठीक है, the use of chemical fertilizers to increase the agricultural production has not only adversely affected the large areas of productive land but also contaminated the water bodies. Due to the use of chemical fertilizers, demand for irrigation has been going up year after year. ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से इरिगेशन की जो डिमांड है कि सबके खेत में पानी होना, ठीक है, हमें जो है इंडिविजुअली पर्सनली अपना पानी चाहिए, तो ये जो डिमांड है ये ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से जो वाटर स्केर्सिटी है वो अराइज हो रही है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है पानी का वो नीचे जा रहा है। इसकी वजह से जो आपकी सॉइल है वो क्या हो रही है, वो डिग्रेड हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। इसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में ये फर्टिलाइजर्स फैल रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो फूड ग्रेन्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, वो केमिकली प्रोड्यूस्ड है, जो कि जाकर हमारी ही बॉडी को, हमारी ही हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये वेरियस क्या है, ये वेरियस आपके ड्रॉबैक्स हैं, तो इन्हें ठीक करो और बायो कंपोस्ट का जो है यूज हम लोग कर सकते हैं। सो विद द राइज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, farmers have again started using compost made from organic waste of different types. ठीक है, in certain parts of the country cattle are maintained only because they produce cow dung which is an important fertilizer and soil conditioner. ठीक है, तो अब जो है वापस क्या होता है कि जब पूरा डिस्ट्रक्शन पर आ जाता है तो फिर हमें पुरानी चीजें याद आने लगती है, तो ऑर्गेनिक फूड की जो है डिमांड अब इंक्रीज होने लगी है। ठीक है, और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड के साथ साथ में ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इनका यूज थोड़ी ना होगा अगर ऑर्गेनिक फूड बनाना है, तो अब ऑर्गेनिक जो है कंपोस्ट का यूज किया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली ये कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या दिक्कत है कि अभी जो है इसका इनिशियल जो स्टार्टिंग स्टेज है, या इसका जो हम बोले कि जो इनिशियल के ईयर्स है उसमें खर्चा ज्यादा होता है, उतनी कमाई नहीं होती है,
तो जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है वो इस पर शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो हर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो आपके फूड ग्रेन्स है उसमें ऑर्गेनिक सीड्स अवेलेबल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली जो है अभी ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फैला नहीं है ये कंसेप्ट, बट हाँ आगे आने वाले ईयर्स में जो है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी हाई स्केल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, देन कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, तो द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। इधर जो हमने बायो कंपोस्ट की बात की तो उसमें हमने फर्टिलाइजर्स की बात की, इधर हम बायोपेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर केमिकल पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह पर जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं उन्हें यूज किया जाए। ठीक है, so the advent of green revolution has increased the use of chemical pesticides which not only contaminates the food products but also pollutes the water bodies. To meet this challenge, better methods of pest control are promoted. For example, neem based pesticides are environment friendly and free from side effects. ठीक है, तो ये जो है ये आपकी वेरियस स्ट्रैटेजीज है स्टूडेंट्स किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके और इन स्ट्रैटेजीज के जो है इन पर डिपेंड होकर हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साइड बढ़ सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किया जा सकेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इन एडिशन अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड फॉर यूज ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स, आउल, पिकॉक्स एज नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स। ठीक है, तो जो है वेरियस जो एनिमल्स हैं उन्हें भी यूज किया जा रहा है नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर के रूप में। ठीक है, mixed cropping and growing different crops in consecutive years on the same land have also helped farmers. All right, so these are various strategies through which sustainable development can be achieved and I hope so कि आप लोगों को sustainable development के बारे में अच्छे से जो है सारी चीजें आ गई है समझ में। अब इसी के साथ में इस वीडियो के एंड पर आते हैं। एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लो, दैट इज अनअकैडमी पर CUET के बैचेस हो चुके हैं लॉन्च। ठीक है, CUET के बैचेस दैट इज जिसमें कि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, इधर इट बी और GT दैट इज जनरल टेस्ट, आपकी जो है लैंग्वेजेस हो या आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो, सभी के जो है क्लासेस चल रही हैं और एक बहुत ही अच्छे मैनर में पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिएगा, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ऑल्सो फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, जो कि बेसिकली जिस बैच में बेसिकली आपके जो वेरियस एजुकेटर्स हैं वो आपके ह्यूमैनिटीज के वेरियस सब्जेक्ट्स को करवा रहे हैं कंप्लीट। एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। दोनों ही बैचेस बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, सो डू एनरोल इन दीज कोर्सेज एंड एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि जो है YouTube चैनल सोशल स्कूल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू वीडियो आ रहा है, किस टाइम पर आने वाला है, कौन से एजुकेटर का कौन सा वीडियो आएगा, ओवरऑल जितनी भी पूरी अपडेट्स है ऑफ योर यूट्यूब चैनल वो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गई है एंड ये जो हमारा चैप्टर था इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पूरा चैप्टर जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।